जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारी एमपी पटवारी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है एमसीक्यू सीरीज़ का सामान्य हिंदी का। इसके पहले हमने 14 प्रैक्टिस सेट करा दिया है, जिसको आप जाके हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो 15वें प्रैक्टिस सेट यानी एमसीक्यू सीरीज़ में हम उन क्वेश्चनों को देखेंगे जो इस बार के एग्ज़ाम के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। उसके पहले एक निवेदन करूंगा कि वीडियो को अंत तक देख के आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि टा वर्ग का उच्चारण किया जाता है। तो टा वर्ग जो है इसका उच्चारण, यानी टा एक आपका व्यंजन है, टाठा डाढ़ा जो है टा, तो इसका उच्चारण कैसे करते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास है, मूर्धन, वत्सर, तालव्य, कंठ। देखो इसको थोड़ा सा मैं आपको बेसिक से बताने की कोशिश करूँगा, थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ व्यंजनों का। ये व्यंजन वर्ग है क्या, तो देखो अगर मैं व्यंजन की बात करूँ तो व्यंजन मुख्यतः जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक हो जाता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में आपके वर्गीय व्यंजन भी इनको बोलते हैं, जिसमें आपके कौन कौन से व्यंजन आते हैं। जैसे का वर्ग है। का वर्ग जब मैं बोलूँ तो का, खा, गा, घा, अंगा, 5 चीज़ों की बात कर रहा हूँ। खा वर्ग है, सॉरी खा नहीं हो जाएगा, चा हो जाएगा, यानी चाछा जाझा इयाँ। और फिर टा वर्ग है, टाठा डाढ़ा अड़ा। इसके बाद आपका ता वर्ग है, ताथा दाधा ना। फिर पा वर्ग है, पाफा बाभा मा। तो ये 5 वर्गीय व्यंजन, जिसमें से 25 टोटल मतलब वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन हो जाते हैं वर्ग करते करते। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता, और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण। तो ये आपके स्पर्शी व्यंजन हो गए। इसके अलावा होता है अंतस्थ व्यंजन। कौन सा व्यंजन? अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन में क्या होता है, तो अंतस्थ व्यंजन में आते हैं या, रा, ला, वा। ये चारों क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। इसके बाद मैं बात करता हूँ ऊष्म व्यंजन की। किसकी बात करूँगा? ऊष्म। ये सब आप लिख लेना अगर लिखना होगा तो। ऊष्म व्यंजन की बात करूँगा तो ऊष्म व्यंजन होते हैं सा, फिर षटकोण वाला सा, फिर इसके बाद आपका सरौता वाला सा, और फिर हा। ये हो जाते हैं ऊष्म व्यंजन। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि टा वर्ग का उच्चारण किससे किया जाता है। तो ये उच्चारण जो है ना, मुंह के जिस विशेष भूभाग, मतलब मुंह के जिस विशेष भाग से करते हैं उसी को अपन उच्चारण स्थान बोलते हैं, और उसी को आपको यहाँ पूछा है। तो अब समझना आपको ये है कि आपको जो मैंने अभी बताया ना वर्ग, तो आप उन वर्गों के बारे में जान लो। जैसे का वर्ग है ना, का से लेके का, खा, गा, घा, अंगा, अंगा तक, यानी का वर्ग को कंठ से बोलते हैं। किससे? कंठ। कंठ मतलब गला से, याद रखना, कंठ यानी गला से बोलते हैं का वर्ग, यानी का, खा, गा, घा, अंगा को। मैं चा वर्ग की बात करूँगा तो चाछा जाछा इयाँ को, इसको तालु यानी तालव्य से बोलते हैं, ये तालव्य हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं आपको ये बताऊं कि टा वर्ग क्या है, तो टा वर्ग जो है टाठा डाढ़ा अड़ा, इसको मूर्धन्य होते हैं। क्या होते हैं? मूर्धन्य, यानी मूर्धा से बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा मूर्धन्य, क्योंकि ये टा वर्ग की बात कर रहा, टाठा डाढ़ा अड़ा। इसी तरह से अगर मैं आगे आपको बात करूँ ता वर्ग की ना, तो ताथा दाथा ना जो होता है वो दंत होता है। कैसा होता है? दंत। दंत मतलब दांत जिसमें टच कर जाए बोलते समय। जैसे ता बोलोगे तो जीभ से दांत टच करेगा ना, लेकिन जब टा वर्ग बोलोगे तो ऊपर जाएगा, और चा में तालू में ऊपर लगेगा। तो ये सब चीज़ें आपको याद करना है। ठीक है, पा वर्ग की मैं बात करूँ, पाफा बाफा मा जो होता है ना, ये ओष्ठ होता है। कैसा? ओष्ठ, क्योंकि ओठ इसमें टच होता है। जैसे पा बोलो तो पा में ओठ आपका दोनों टच होगा, पा, फा, बा, भा, तो इस तरह से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूर्धन्य। टा वर्ग है इसलिए मूर्धन्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ता, था, दा, धा, ना का उच्चारण डॉट डॉट से होता है। अभी मैंने बताया कि जो ता वर्ग होता है, यानी ता, था, दा, धा, ना, उसी ता वर्ग के अंदर आते हैं पांचों जो व्यंजन है। तो ये होता है दंत। अभी मैंने बताया दंत क्यों होता है, क्योंकि दांत टच होते हैं आपकी जीभ से। देखो ता बोलो, ता, था, दा, आपके दांत से जीभ जो है दांत से टच होगी, बोल के देखना। तो इसलिए ये दंत हो जाएंगे। ता वर्ग यानी ता, था, दा, धा, ना, दंत हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे कि शाखा साहा कौन से व्यंजन है। अभी मैंने आपको बताया कि शाखा साहा ये जो है ना, ये एक सेकेंड, शाखा साहा आपके हो जाएंगे ऊष्म व्यंजन। कैसे व्यंजन हो जाएंगे? ऊष्म। अभी मैंने बताया आपको कि शाखा साहा तो ऊष्म है, लेकिन अंतस्थ कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ हैं, इनको भी याद रखना। अगला देखेंगे, यदि 2 पंचमाक्षर एक साथ आए तो स्वर रहित नहीं बनता है। अगर 2 पंचमा अक्षर को आप जान लो, देखो प्रत्येक वर्ग के जो 5वां अक्षर होता है उसी को पंचमा अक्षर बोलते हैं। जैसे का वर्ग है, का में क्या क्या आता है? का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा। तो अंगा क्या है? 5वां अक्षर है, तो अंगा आपका क्या है? पंचमा अक्षर। इसी तरह चा वर्ग में जाओगे, चाछा चाछा इयाँ, इयाँ क्या है? आखिरी में आता है, यानी पंचमा अक्षर। ये पंचमा अक्षर होते हैं।
तो पूछा है कि यदि दो पंचमाक्षर एक साथ आएँ तो स्वर नहीं बनता। तो देखो, दो पंचमाक्षर अगर अंगा और इया को मैं जोड़ देता हूँ तो अनुस्वार नहीं बनता, यानी चंद्रबिंदी नहीं बनेगी। अनुस्वार का मतलब ये होता है कि स्वर के बाद व्यंजन आए, लेकिन व्यंजन आपका यहाँ पे नहीं आता है अगर दो पंचमाक्षर को जोड़ो, जैसे अंगा और इया को जोड़ दो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुस्वार आपका नहीं बनेगा। ठीक है। अगला है कि केवल भीख मांगकर गुजारा नहीं हो सकता है, इस वाक्य में उचित निपात को बताइए। तो केवल भीख मांगकर गुजारा नहीं हो सकता है, इसमें निपात क्या है? केवल। केवल एक निपात शब्द है। ठीक है, तो राइट आंसर केवल होगा। अगला देखेंगे कि मेघ का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। मेघ मतलब क्या होता है? बादल। तो इसमें से जो बारिद है ना, बादल या मेघ का पर्यायवाची बारिद हो गया, अम्बुद हो गया, ये सब। ठीक है, तो याद रखना है आपको। एक सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जिसके पार देखा जा सके के लिए एक शब्द निम्न में से क्या है। तो जिसके आर पार आप देख सकते हो ना, उसे क्या बोलोगे? उसे आप बोलोगे पारदर्शी। जिसके आर पार देखा जा सके, जैसे कोई आपकी वाइट कांच है या फिर कुछ, तो पारदर्शी है, आर पार देख सकते हो। लेकिन अपारदर्शी हो जाएगा, मतलब आर पार नहीं देख सकते। ठीक है। भानुदय का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है, आपको बताना है। तो भानुदय मतलब भानु धन उदय, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर होगा भानुधन उदय। 9वां क्वेश्चन देखेंगे कि निर्जल का संधि विच्छेद क्या है। तो निर्जल एक आपकी विसर्ग संधि है और विसर्ग संधि में विसर्ग आता है, विसर्ग यानी ये विसर्ग। तो निधन जल आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 निधन जल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि भोगी का विलोम शब्द कौन सा है, तो ये बताना है। तो भोगी का विलोम, भोगी है भोगने वाला और योगी है योग करने वाला, तो भोगी का उल्टा होगा योगी। 11वां क्वेश्चन है कि अक प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन है। तो देखो, प्रत्यय क्या होता है? किसी भी शब्द के अंत में लग के, कोई वाक्य शब्दांश है, किसी शब्द के अंत में लग के उसका रूप बदल दे तो प्रत्यय है। उपसर्ग क्या होता है? किसी शब्द के शुरू में कोई शब्दांश लग जाए, रूप बदल दे तो उपसर्ग होता है। तो प्रत्यय पूछा है, नहीं पीछे लगेगा। तो इसमें गायक में देखोगे तो गायक में मूल शब्द तो आपका गए है, गए, लेकिन अक इसमें क्या है? प्रत्यय है। तो गायक इसका राइट आंसर हो जाएगा, अक प्रत्यय इसमें। अगला देखेंगे कि यथाशक्ति शब्द में निम्न में से कौन सा समास है। तो देखो, यथागत, तथागत, यथा, तथा, ये सब अगर अव्यय आ जाएं तो अव्ययी भाव समास हो जाता है। यहाँ पे यथा क्या है? आपका अव्यय है। तो यथागत, तथागत, ये सब शब्द क्या है? अव्ययी भाव समास हो जाते हैं। तो अव्यय आने पर शुरू में, तो ये इसका राइट आंसर अव्ययी भाव। अगला देखेंगे कि सिर पीटना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो सिर पीटना मुहावरे का जो अर्थ होता है ना, कि शोक करना। अगर कोई काम आपका बिगड़ जाए तो आप सिर पीटते हो, मलाल हो जाता है, शोक करते हो। तो सिर पीटने का जो अर्थ है, ये शोक करना आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। 14वां क्वेश्चन देखेंगे कि वरिष्ठ का शुद्ध रूप। तो वरिष्ठ नहीं होता है, होता है वरिष्ठ, यानी ऑप्शन नंबर 3 वरिष्ठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखेंगे कि सामने टिकते नहीं बनराज पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का ब्याल, मेरी बाह में मारुत गरुड़ गरराज का बल। इसमें कौन सा अलंकार है आपसे, सॉरी रस पूछा है, कौन सा रस है। देखो, अगर आप इन पंक्तियों में ध्यान दोगे तो सामने टिकते नहीं बनराज पर्वत डोलते, यानी मैं इतना बलशाली हूँ कि बनराज पर्वत भी डोलते हैं, जंगल भी डोलता है, कुंडली मारे ब्याल भी कांपता है, मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज जैसा हाथी जैसा बल है। तो इन सब में क्या बता रहा है? तो इसमें वीर रस की बात कर रहा है, यानी उत्साहों से इतना ज़्यादा भर दे रहा है कि वीर रस आ जाएगा। और वीर मतलब उसका स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। तो राइट आंसर वीर रस होगा। अगला है कि पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है, आपको ये बताना है। तो पीपर पात सरिस मंडोला में आपका उपमा अलंकार हो जाएगा, क्योंकि ये उपमा उपमेय की क्या बता रहा है? आपकी उपमान की विशेषता बता रहा है। जहाँ पे विशेषता बताने वाली बात हो वहाँ पे क्या हो जाता है? उपमा अलंकार हो जाता है। ठीक है, चलो अगला देखेंगे कि तद्धत प्रत्यय वाली पंक्ति का चयन कीजिए। तो तद्धत प्रत्यय वाली पंक्ति कौन सी है इसमें से? तो इनमें से जो आपका मेरा, चचेरा, सुनील, मलिन, ये सब क्या है? तद्धत प्रत्यय है। कैसे प्रत्यय है? तद्धत प्रत्यय। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है कि
विकल्प में दी गई पंक्तियों में यमक अलंकार के उदाहरण को चिन्हित कीजिए। यानी कौन सी पंक्ति में इन चारों में से यमक है, तो आपको यमक बताना है। तो यमक क्या होता है? यमक मतलब एक शब्द आपके बार बार आए और हर बार उनका अर्थ अलग अलग हो, उसको क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका ये हो गया पानी वाला एक है ना कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी बिन न उबरे मोती मानिस चून। तो बार बार पानी आया, हर बार पानी का अलग अलग अर्थ है, तो क्या होता है? यमक अलंकार। और श्लेष अलंकार क्या होता है? चिपके हुए, यानी एक ही शब्द के दो अर्थ निकल जाए। कनक कनकते सौगुनी है ना, तो श्लेष अलंकार है। कनक का एक बार धतूरा और एक बार आपका सोना जहाँ पे हो जाए। लेकिन इन चारों में से यमक बताना है, यानी जो शब्द बार बार अलग अलग अर्थ आया हो। तो इसमें से आपका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, यानी कि तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन ने, ये आपका कैसा हो जाएगा? एक यमक अलंकार से हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अपकार उपकार परस्पर हैं। तो अपकार और उपकार क्या है? तो आपस में एक दूसरे को विलोम है। उपकार का विलोम होता है अपकार। तो यानी कि ये कैसे हैं? विपरीतार्थी शब्द हैं। कैसे हैं? विपरीतार्थी हैं, यानी विलोम है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रकाश में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो प्रकाश में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रकाश में जो है प्रा उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होते हैं? वो शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में लग के शब्द का रूप बदल दें। तो प्राधन काश होगा, तो प्रकाश इसका क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। ठीक है, तो प्रा इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन एमपी पटवारी के प्रैक्टिस सेट नंबर 15 में। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।